हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हम ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट का तीसरा क्लास आज करने वाले हैं। और इस बेसिक कंसेप्ट क्लास के बाद मैं राजनीति के 3 क्लास लूँगा। इस 3 क्लास से मुझे ये पता तो लग गया होगा, मैं ये बात जानता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर चैप्टर, हर बुक के 3-3 बेसिक क्लास देना चाहता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए उस बुक का क्या सही अर्थ है, उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अभी तक हम लोग अर्थशास्त्र में 3 या 4 लेक्चर हमने ये देख लिया था कि मैं पढ़ना क्या है और शास्त्र है क्या। दूसरी बात है कि हमें भूगोल में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, सिंपल सी बात ये होती है, किसी रिश्ते को तब तक निभाया जा सकता है, ध्यान देखिएगा, किसी रिश्ते को तब तक निभाया जा सकता है जब तक रिश्तों का एहसास हो। जब रिश्तों का एहसास ख़त्म हो जाता है तो हम उस रिश्तों को निभा नहीं सकते। यानी ये जो मैं कंसेप्ट क्लासेस यानी बेसिक क्लासेस जो आपको दे रहा हूँ वो रिश्तों को निभाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप भूगोल से रिश्ता लगा सकें। आपको ये पता लगे कि भूगोल आपको क्या देता है, आपसे उसका क्या रिश्ता है, आप अर्थशास्त्र से रिश्ता लगा सकें कि अर्थशास्त्र आपको क्या देता है, उससे आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जैसे ही रिश्ता रिलेशन हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट के बीच में, तो हम पढ़ना तो अपने आप चालू कर देंगे, हमारी दिलचस्पी अपने आप हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। और आज का क्लास लेक्चर नंबर 7 और जो बेसिक क्लासेस हैं आपके ज्योग्राफी की, वो लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका जो क्लास बाय क्लास सेपरेट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो चैप्टर आपके जो क्लास में है वो चैप्टर बाय चैप्टर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जल्द से जल्द मैं SST ख़त्म करके मैं मैथ क्लास पे आना चाहूँगा। मैं बता दूँ एक बार कि मैथ और इंग्लिश का क्लास मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ या साइंस का क्लास इसलिए आपको नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि साइंस के में और इंग्लिश में और मैथ में क्या होता है, लिखने वाली बातें आती है, थ्योरेटिकल बात तो है नहीं। उसमें लिख के बच्चों को प्रूफ करना होता है या सिखाना होता है या समझाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी जो प्रॉब्लम है कि मेरे पास पेन पैड नहीं है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेन पैड की व्यवस्था कर लूँ। लॉकडाउन का भी समय चल रहा है जैसे आप जानते हैं, तो इनमें इन चीज़ों की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द पेन पैड को खरीदा जाए और आपको बेटर वीडियो बना के मैथ के डाले जाए। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, जैसे पहले से ही बता रहा हूँ कि मैथ का मैं टीचर हूँ, मैथ पढ़ाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ ताकि बच्चों को आसान से आसान कंसेप्ट में हम मैथ को पढ़ा दें। तो चलिए हम ज्योग्राफी के हम लेक्चर नंबर 3 पे चलते हैं बेसिक क्लास के, और टोटल लेक्चर नंबर अब 7 पे चलते हैं। और उससे पहले दोस्त एक बात बता दूं आपको मैं, आपके जीवन में ना हम क्या होते हैं, हमारे जीवन में क्या होती हैं बातें आप जानते हैं। जैसे कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाया जाए। कहावत है, किसी के जीवन में अगर मोटिवेशन नहीं होता ना तो वो इंसान कभी जीवन में आगे निकलता नहीं। वो सोचता है कि मैं ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जब किसी के पास कोई गोल फिक्स होता है या उसके जीवन में कोई मोटिवेशनल चीज़ें होती है या फिर उसको कोई मोटिव देने वाला होता है तो फिर वो इंसान अपने आप जीवन में आगे निकल जाता है। तो लेकिन हमारे इंसान के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं भूगोल स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ। हम इंसानों में सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि हम सभी जो प्रजाति हैं 84 करोड़ लाख जो योनि हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, ये हमारी विशेषता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बुराई क्या है पता है, हमारे अंदर ईगो है। देखिए, ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब होता है मैं आपको ईगो क्या क्या मतलब समझाऊँ, किसी बात को गहराई से अपने दिल पे ले लेना। तो ये कहने का मतलब ये अच्छी बात भी साबित हो सकती है तो कभी कभी बुरी भी साबित हो, लेकिन हम लोग बुरा इसको साबित कर लेते हैं। यानी ईगो यानी कहते हैं एक पॉजिटिव थिंक है हर व्यक्ति के लिए। जिसके अंदर ईगो नहीं है वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ईगो को हम निगेटिव सेंस में ले लेते हैं। निगेटिव सेंस लेने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे सामने बहुत स्मार्ट बंदा है या फिर बहुत अमीर वाला इंसान है, तो हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार वो बहुत अमीर है, ये है, वो है, हमसे अच्छा वो है। कभी आप नहीं सोचते कि आपको भगवान ने जो दिया है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक प्रधानमंत्री के पास भी 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान है, 2 हाथें हैं, 2 पैर है, बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास है। लेकिन वो आज प्रधानमंत्री है और आप जैसे हो वैसे हो। तो सोचिए इसमें गलती किसकी है? भगवान की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा। आप ये सोचें, आप धीरूभाई अंबानी की कहानी लें, आप सचिन तेंदुलकर की कहानी लें, आप अपने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की कहानी लें, जो भी छोटे छोटे, आप रतन टाटा की कहानी लें, आप देखें, इनसे सीखें। आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने कितना संघर्ष किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं, माना कि हाँ रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, ताकत बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इंसान के पास लक्ष्य हो और इंसान के पास पैशंस और जुनून हो, मैंने अगले लेक्चर नंबर 4 में आपको एक कहानी बताई थी परसा की, आपके पास जुनून हो तो आप कितने भी कुछ हो ना, आपको कोई सफलता चूमने से आपको रोक नहीं सकता। कहावत है, एक कहानी है कि क्या बताएं कि अगर आपका लक्ष्य ओझल ना हो तो सफलता आपकी आज ना कर कदम चूमेगी। तो ऐसी बात है। सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, हम डरते हैं मतलब कि जलते हैं कि सामने में ये है, भगवान ने हमको ये नहीं दिया। हम जब किसी के पास बैठते सोते हैं, यार भगवान ने तुमको ये दिया है, मुझे ये नहीं दिया, अगर मुझे ऐसा होता
या फिर हम सोचते रहते हैं कि मैं काश उस धीरूभाई अंबानी की तरह होता, मैं काश ऐसा होता। देखिए ऐसा होता नहीं, आप उससे न, जो भगवान ने आपको जिया है उससे खुश रहिए और उससे आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। जीवन में आप तक ही आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, आप ध्यान रखना। 5 मिनट की कहानी बताऊँगा, 2 मिनट की कहानी बताऊँगा, उसके बाद हम चलेंगे लेक्चर की ओर, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक कौवा का रंग जानते हैं आप, काला होता है। एक कौवा बड़ी चिंता में रहता है, एक जो कौवा रहता है वो बड़ी चिंता में रहता है और वो एक पेड़ पर बैठा रहता है और मन ही मन सोच सोच के रोता रहता है। तो रो रो के उसके आंसू गिरते रहते हैं। तो नीचे में एक साधु क्या कहता है, उसी पेड़ के नीचे जब भिक्षा मांग के जाते रहता है तो एक साधु विश्राम के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो जब कौवा कहने का मतलब है रोते रहता है, तो उसके आंसू जो है साधु पे टपकते हैं। तो साधु ऊपर की ओर देखता है, ऊपर देखने के बाद देखता है कि कौवा रो रहा है। उसने कौवे से पूछा, ए कौवा तू रो क्यों रहा है? तो कौवा ने सोचा कि चलो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ। उसने कहा कि हे साधु, मैं अपने जीवन से बहुत तंग हूँ। उसने कहा क्यों? बोला जीवन से मैं इसलिए तंग हूँ कि मेरा रंग काला है। लोग मेरी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते, लोग मुझे अपने घर से भगा देते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे श्राद्ध में आमंत्रित किया जाता है, झूठा खिलाया जाता है, जिस चीज़ में मैं चोंच मार दूँ वो लोग फेंक देते हैं, अपशगुन मानते हैं। सब तरफ से मैं गया गुजरा हूँ, इसलिए मुझे अपने जीवन से बहुत लालच है कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, कौन सा कर्म मैंने किया था जो भगवान ने इस जोनी मुझे डाल दिया। तो साधु ने कहा कि ऐसी बात है, अगर अपने जीवन से परेशान है तो बोल तुझे क्या बनना है। तो कौवा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि मैं जो कहूँगा वो बना दूंगा मुझे। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि महाराज हे साधु, मुझे हंस बना दीजिए। क्यों हंस? क्योंकि उसका रंग काला, उसका रंग उजला है। साधु ने कहा कि ये बस ये छोटी सी बात है, अगर तुझे हंस बनना है तो एक बार क्या कर, तू जाके हंस से बात करा, बात करने के बाद आ, उसके बाद मैं तुझे हंस बना दूंगा। उसने कहा कौवा ने इतनी आसान सी बात, चलो मैं जाता हूँ अभी हंस के पास से बात करके आता हूँ। कौवा उड़ता उड़ता गया हंस के पास और हंस के पास बैठ के बोलता है कि बात करने के लिए बोला था, बात करना शुरू किया हंस से। हंस को बोला कि ए हंस, तेरा जीवन तो बड़ा सुंदर है यार, इतना सुंदर रंग, पानी में तू तैरते रहता है, तुझे लोग देखने के लिए आते हैं, तेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, कितना सुंदर है तू, तुझे देखने के लिए लोग आते हैं, तू वो जीवन का कोई टेंशन नहीं होगा। कौवा कह रहा है हंस से। तो हंस एक बार इतना बात सुनने के बाद कौवा का एक बात बोलता है, ये तुझे किसने कह दिया कि मैं बहुत सुख में हूँ? तो वह कौवा ने कहा कि यार तुझे क्या दुख है? तो हंस ने कहा यार दुख ही नहीं दुख है, मेरा रंग सबसे बड़ा मेरा दुख है। इंसान केवल मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं, बाकी मेरी अच्छाई तो है ही नहीं कुछ। क्या अच्छाई है बताओ? इंसान केवल अपनी सुविधा के लिए कि उनका फ़ोटो बढ़िया आए, इसलिए मेरे रंग का प्रयोग करते हैं वो लोग, इसीलिए मेरे रंग का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी फ़ोटो बढ़िया आए, उसे मेरा कोई अच्छा ही नहीं। यानी लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी वो फ़ोटो में अच्छे दिखें इसलिए मेरा प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेरा रंग उजला है, मेरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इंसान स्वार्थी हैं। तो कौवा उड़ता उड़ता फिर साधु के पास गया और साधु ने कहा कि बता, अब तुझे बता दूं हंस? उसने कहा कि नहीं महाराज, हंस के पास तो और समस्या है, लोग उसका उपयोग करते हैं, उससे कलर का फ़ायदा उठाते हैं अपनी सुंदरता बनाने के लिए। साधु ने कहा कि अब बता, क्या हंस बनना चाहेगा? उसने कहा नहीं। बोला अब क्या? तो उसने कहा महाराज मुझे तोता बना दो। उसने कहा तोता? चल तोता बनाते हैं, लेकिन शर्त एक है। बोला क्या? बोला जा तोता से एक बार मिला। वो दौड़ा गया तोता के पास, 3-4 राउंड मारा है, तोता पेड़ पे ही बैठा है, लेकिन उसको कौवा को मिल ही नहीं रहा। तब जब कौवा बार बार चक्कर काट रहा है पेड़ के आसपास तोता से मिलने के लिए, तोता बोल रहा है ये कौवा चक्कर क्यों काट रहा है? उस तोता ने फिर कौवा को आवाज़ लगाया, ए कौवा सुन इधर। तब कौवा ने जब तोते को देखा आवाज़ के साथ कि एक डाली पे पत्ती के बीच में बैठा हुआ है, तो कौवा वहाँ पे गया और उसने कौवा ने भी फिर वैसे ही बात करना तोता से शुरू किया। उसने कहा तोता तेरी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है यार, हरे हरे पंख, नीले नीले चोंच, सुंदर सुंदर फल खाता है, तुझे लोग पालना पसंद करते हैं, तेरी चहचहाट सुनना पसंद करते हैं, तूने तो जीवन ही जीवन है, रंग तेरा इतना सुंदर हरा हरा। तो फिर तोते ने भी यही बात की, ए कौवा तुझे किसने कहा कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया है? अब तोता बड़ा परेशान, तो कौवा बड़ा परेशान कि तोते ने भी यही बात कह दी। तो उसने पूछा कि तेरे जीवन में क्या कष्ट है? बोला कष्ट ही कष्ट है, सोच मैं पेड़ पे बैठा हुआ हूँ और तू 7 बार चक्कर मारा तब भी तूने मुझे नहीं देखा। ये कष्ट भाई, मेरा रंग ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जिस पेड़ पे बैठ जाता हूँ लोग मुझे पहचानना ही भूल जाते हैं, पता नहीं लगता कि पत्ता कौन है तोता कौन है। मेरा रंग मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अगर मैं दूसरे रंग का होता तो शायद आज मुझे लोग दूर से ही पहचान लेते, लेकिन मैं पेड़ पे बैठा रहता हूँ, लोग मुझे नहीं पहचान, जिस तरह तुम मुझे 7 बार में नहीं पहचान पाए, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तब तुम आए। और दूसरी बात यह है कि लोग मुझे अपने घर में पिंजरों में कैद करके रखते हैं, किस लिए? ताकि मेरी एक बोली सुने। ये बोली मेरी दुश्मन है, ये रूप मेरा दुश्मन है, ये रंग मेरा दुश्मन है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इससे।
वो बेचारा कौवा फिर भागा 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 गया किसके पास, फिर गया उसके पास, साधु के पास। साधु से कहा कि साधु मुझे तोता नहीं बनना। तो बोला अब क्या है, बता तेरी इच्छा क्या है, अब तू क्या बनना चाहता है, ध्यान सुनिएगा। उसने कहा कि मुझे राष्ट्रीय पक्षी मोर बना दो। उसने कहा कि चल ठीक है, तेरी ये भी इच्छा पूरी कर देता हूँ, लेकिन जा एक बार मेला। किससे? मोर से। कौवा दौड़ा दौड़ा गया मोर के पास। फिर वही बात, मोर ने कौवा की बुराई करनी शुरू, कौवा ने मोर की बुराई करनी शुरू की कि मोर तू तो राष्ट्रीय पक्षी है, तुझमें खूबियाँ हैं तभी तू राष्ट्र पक्षी है, तुझे देखने के लिए बादल के नज़ारे में लोग देखने का, टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, तू जब अपने पंख फहराता है तो लोग मग्न हो जाते हैं, लोग वीडियो करते हैं, तू तो बड़ा खुशनसीब है। तो फिर मोर ने कहा कि तुझे किसने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ? कौवा को बड़ा टेंशन हुआ। उसने कहा राष्ट्र पक्षी है तब भी तू खुश नहीं है। उसने कहा किसने कहा तुझे कि मैं खुश हूँ? उसने कहा कौवा ने कहा कि तेरी क्या समस्या है? तो उसने कहा ध्यान से सुन। मोर ने कहा कि ध्यान से सुन, कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है? कौवा को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, ठक ठक। कौवा ने कहा कि हाँ सुनाई दे रही है ठक ठक की बात। बोला कि और ध्यान से सुन, धीरे धीरे ये आवाज़ और धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। धीरे धीरे जैसे समय आ रहा था आवाज़ और ठक ठक जोर जोर से बढ़ना चालू हो गया था। कौवा ने कहा कि ये क्या है? बोला ये शिकारी है, ये शिकारी है, ये मुझे मारना चाहता है और हर घंटे हमें चिंता होती है कि मैं कब मारा जाऊंगा। उसने कौवा ने कहा क्यों? बोला क्योंकि मेरे जो पंख हैं वो बाज़ारों में सुंदरता के लिए बिकते हैं। मानव अपनी चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए मेरे पंखों को खरीदते हैं, मेरे पंखों का व्यापार होता है, जिसके लिए प्रत्येक घंटे हमें ये डर रहता है कि कब हम अपने पंख खोलेंगे और कब कोई शिकारी हमारे मार के हमारे पंख को नोच लेगा। मेरा जीवन कोई जीवन नहीं है, बहुत बेकार जीवन है। उसने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कहा कौवा कि तो तेरी क्या समस्या है? बोल रहा मैं तुम्हारे ऐसा बना कभी कभी नहीं, भगवान ने जो तुमको क्या कभी, उसने कहा मोर ने, क्या तुमने कभी सुना है कि कभी सुना है चिकन बिरयानी? उसने कहा हाँ। कभी सुना है कि मटन बिरयानी? उसने कहा हाँ। क्या कभी सुना है कौवा बिरयानी? बोला नहीं। बोला खुशनसीब है तू कि तेरी बिरयानी नहीं बनती। बोला कौवा तू बड़ा खुशनसीब है कि तेरा रंग काला है, तेरी बोली खराब है, तू बड़ा खुशनसीब है कि तुझे मानव की आवश्यकता नहीं है। अगर मानव की आवश्यकता तू होता तो कब का तू मारा गया होता, कब तेरे ऊपर संकट होता। तू बहुत ही खुशनसीब प्रजाति है, तो बहुत ही बढ़िया प्रजाति है जो मानव से तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए तू आज सुरक्षित है। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि मानव का तेरा से कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने तुझे गढ़ते समय ये निश्चित कर दिया था कि तू पक्षी प्रजाति में एक ऐसा प्रजाति है जिसका उपयोग मानव नहीं करेगा, और तुझे तो खुशनसीब होना चाहिए। तब कौवा को बात ये समझ में आई और कौवा भागा भागा साधु के पास गया और साधु से कहा था कि साधु मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मुझे कौवा ही पसंद है, मेरे को भगवान ने जो रूप दिया है वो बढ़िया के लिए ही दिया है। तो ये छोटी सी कहानी आपको ये समझाती है कि इंसान, भगवान ने आपको जो दिया है आप उसमें खुश रहें। भगवान ने जो आपको दिया है वो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा, उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करें आप। दूसरे के आप, लेकिन कहावत है, आप जो देखते हो ना सामने वालों के बहुत खुश है, तो वो जो जितने बड़े पोजीशन पर होता है उसको कष्ट भी दुख भी उतना ही होता है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते, वो अनुभव वही कर पाते हैं। इसलिए जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आप खुश रहें। रंग गोरे भेद गरीब कुछ नहीं है। अगर आपको बढ़ना है तो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ें, दूसरों की नकल कभी ना करें, क्योंकि दूसरों का नकल जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करें। चलिए मैं कहानी को लंबा नहीं खींचना चाहता, चलते हैं हम क्लास की ओर। लेक्चर नंबर 7 में मैं कुछ सिलेबस को पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मैं सिलेबस मैंने क्या बताया था। यहाँ जो बेसिक क्लास, यहाँ देखें आप, यहाँ जो बेसिक क्लासेस हैं, या आप ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा हुआ, मैंने बेसिक क्लास ले रखी है 4 हो गया 7, तो 4 इकोनॉमिक्स के और 3 हो गए किसके, भूगोल के। अब यहाँ देखें आप, सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ अर्थशास्त्र, या किसका है, क्लास 10th का। और अगर आपने बेसिक क्लास अर्थशास्त्र किया है, ध्यान दीजिएगा, आपने बेसिक क्लास अगर अर्थशास्त्र किया है तो क्लास 10th का अर्थशास्त्र आपको मेकअप हो जाएगा, यानी आप पढ़ोगे, ठीक है। और क्लास 12th का भूगोल का पार्ट 2, यानी अगर आपको अर्थशास्त्र का बेसिक क्लास अगर समझ में आ गया है तो आप क्लास 10th का अर्थशास्त्र आपको कवर हो गया, और क्लास 12th का जो भाग 2 है भूगोल का, वो आपका क्लियर हो गया। वैसे बात करते हैं आप भूगोल का, अगर आपने बेसिक क्लास लिया है तो क्लास 10th का आपको भूगोल क्लियर हो गया, क्लास 10th का आपको भूगोल क्लियर हो गया, और क्लास 12th का भाग 1 यानी ज्योग्राफी का जो भाग 1 है वो आपका क्लियर हो गया। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी थी और आज भी बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का बेसिक क्लास लेने का मतलब है कि 10th क्लास का अर्थशास्त्र आपने पूरा कर लिया, और 12th क्लास का जो आपका ज्योग्राफी का भाग नंबर 2 है वो आप उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिली। और
भूगोल अगर आप पढ़े अभी बेसिक क्लास जो भूगोल कर रहे हैं, इसका मतलब 10th क्लास का जो भूगोल स्टार्ट होगा उसमें सारी बातें आपको समझ में आएगी, और 12th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 1 जो स्टार्ट होगा उसमें सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इसलिए मैं 10th और 12th लिखता हूँ। लेकिन जब मैं राजनीति की 3 क्लास लूँगा उसके बाद 10th का अलग बैच और 12th का अलग बैच चलेगा, वो चैप्टर वाइज चैप्टर। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमने कल ज्योग्राफी में ये पढ़ लिया था, कहानी समझ में आ गई होगी। मेरी उम्मीद है कि मैं हर दिन एक कहानी सुना के बच्चों को मोटिवेट करूँ। जब बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं ना तो फिर पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने ज्योग्राफी पढ़ा, हमने बिल्कुल पढ़ा, आपने देखा कि ज्योग्राफी हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि ज्योग्राफी में हम लोग मानव अपना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में एक ही बात पढ़ी हमने कि मानव अपना विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को घटा रहा है। हमने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा, भूगोल में भी पढ़ा, और इकोनॉमिक्स में भी यही बात हमने पढ़ी थी। लेकिन आज हमने ये भी आपको रास्ता बताया था कि एक ऐसा रास्ता भी है, जिस पर चलना मुश्किल है, लेकिन चलना होगा। कौन सा रास्ता? सतत विकास का रास्ता है, यानी कि जो नई निश्चयवाद की विचारधारा थी वो। यानी इसमें कहने का मतलब है कि आपको प्राकृतिक संसाधन बचाना भी है और विकास भी करना है, दोनों। ये चलना मुश्किल है इस रास्ते पे, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन चलना होगा। देयर आर नो एनी वे। आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस रास्ते को छोड़ के आप दूसरा रास्ता अपनाते। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले रोल जो होता है इस प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद करने का, वो है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या अगर कम होगी तो इंसान कम होगी तो इंसान की आवश्यकता भी कम होगी, और जब इंसान की आवश्यकता कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो प्राकृतिक संसाधन भी कम होंगे। देखिए जनसंख्या बढ़ते चल जाएगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधन कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन एक सीमित संसाधन है और जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। और जब ये बढ़ेगी तो ये जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जल जितने पृथ्वी पर उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बादल की प्रक्रिया से जल आता जाता है तो यही वो जलवाष्प बन के फिर आता जाता घूमते रहता है। तो जल बर्बाद हो गया, यानी तमाम चीज़ें जो देख रहे हैं प्राकृतिक अगर एक बार बर्बाद हो जाए तो उसे दोबारा आप नहीं बना सकते। जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, भूमि नहीं बढ़ा सकते। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई हो कि जनसंख्या पे कंट्रोल करें, क्योंकि आप विकास तो रोक नहीं सकते। तो जनसंख्या जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इंसान की आवश्यकता उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और जब उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी जब आवश्यकता, तो फिर प्राकृतिक संसाधन को तो बर्बाद करोगे ही करोगे, क्योंकि विकास तो करना है मानव को। चलिए तो पहले इसलिए आज जनसंख्या के टॉपिक पर हम बात करने वाले कि जनसंख्या पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने प्राकृतिक संसाधनों को कुछ हद तक बर्बाद करने की जो कोशिश चल रही थी उसको कम किया है। अब पहले बात करते हैं हम लोग जनसंख्या क्या होती क्या। पहले जनसंख्या फोकस करते हैं। जनसंख्या मतलब क्या? जनसंख्या सिंपल सी बात है, जितने इंसान पृथ्वी पर जी रहे हैं वो जनसंख्या कहलाती है। तो हर क्षेत्र की जनसंख्या अलग होती है। जैसे हम भारत की जनसंख्या निकालें तो भारत का क्षेत्र लेंगे, पूरे विश्व की जनसंख्या ले रहे तो पूरे विश्व का क्षेत्र लेंगे। अगर मान लीजिए मैं अपने गाँव की जनसंख्या ले रहा हूँ तो मैं अपने गाँव की जनसंख्या देखूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जनसंख्या की परिभाषा क्या है? जनसंख्या का अर्थ किसी भी क्षेत्र में जीवित मानवों की संख्या है, मर गए उनकी बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जितने मानव जीवित हैं, जितने भी मानव अभी जीवित हैं, जी रहे हैं, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, जितने भी जी रहे हैं, जिनकी सांसें चल रही है, वो जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये तेज़ी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप भी जानते हैं ये तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये बढ़ता अगर रहा तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन भी उतनी ही तेज़ी से होगा, बिल्कुल होगा, और उसे आप रोक नहीं पाओगे। तो जनसंख्या की बातें हमने पढ़ ली, जनसंख्या की परिभाषा हमने पढ़ ली। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखें जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो देख रहे हैं आप टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आप कहें ये टॉपिक के बारे में उतना इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल सी बात है, वैसे आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको देखिएगा जनसंख्या बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। अब कारण क्या क्या है मैं बताता हूँ। देखिए वैसे कारण को 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण। लेकिन मैंने अलग साइड में रखा है। आप देखें यहाँ पे मैंने इसको साइड में रखा हुआ है, और इधर मैंने अलग से इसको सेपरेट शो किया है। अगर आप इसको नहीं भी अभी समझते हैं तो मैं चैप्टर जो चलेगा वहाँ पे समझ में आ जाएगी, लेकिन बात ये समझनी जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं, इस साइड बात देख रहे हैं, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन बातों को समझाता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती क्यों है, हमारे क्षेत्र की जनसंख्या आखिर बढ़ती क्यों है, क्या कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है शिक्षा का अभाव। हमारे पास शिक्षा का अभाव है। शिक्षा मतलब ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ज्ञान का अभाव क्या कि हमें पता ही नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें ये पता ही नहीं कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो परिवार में जनसंख्या बढ़ने से बच्चों का लालन पोषण सही से नहीं हो पाता है। हमें ये नहीं पता कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी की व्यवस्था होगी, समस्या आएगी, ये हमें नहीं पता है। इससे कारण शिक्षा के अभाव के कारण हम जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास शिक्षा नहीं है। तो जो क्षेत्र शिक्षित है वहाँ देखिए जनसंख्या दर में कमी आई है, यानी जन्म दर में वहाँ पे जनसंख्या की दर रेट जो बढ़ने की उसमें कमी आई है। लेकिन जो अशिक्षित जैसे ग्रामीण इलाके हो गए
तो इन चीज़ों में अशिक्षा अब ज़्यादा है, इन्हें पता नहीं कि जनसंख्या बढ़ने से होता क्या है। जनसंख्या बढ़ने से बहुत कुछ होता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। आपके पिताजी, अगर मान लीजिए किसी इंसान के एक पुत्र है और किसी के 4 पुत्र हैं, तो एक पुत्र वाले को ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी पढ़ने, खाने, पीने, ओढ़ने की, लेकिन 4 को नहीं मिल सकती, क्योंकि एक ही कमाने वाले में 4 का गुजारा करना, एक ही कमाने वाला 1 का गुजारा करेगा। तो इनके कारण क्या होती है, कभी कभी समस्या आ जाती है। तो शिक्षा के अभाव के कारण जनसंख्या बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है, इंसान के पास शिक्षा नहीं है। और दूसरा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिंग असमानताएं। लिंग असमानता का मतलब क्या होता है? लिंग देखिए 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, आप जानते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या अवधारणा चलती है, आज से नहीं बरसों से चली आ रही है, हमारे समाज में क्या अवधारणा चलती है कि स्त्री जो हैं, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति की ये सोच होती है कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो और महिला की कम से कम, यानी स्त्री की कम से कम, बेटी की कम से कम प्राप्ति हो, और उनके घर में पुरुष ज़्यादा जन्में। क्यों? क्योंकि उनको दहेज देना होता है, बेटी को पराया धन मानते हैं, बेटी को इस योग्य नहीं मानते कि वो अपना घर पापा में घर चलाएगी। यानी तरह तरह की समस्या, इंसान की मानसिकता जो है वो वहाँ तक बैठ चुकी है, जिसके कारण हम इस लड़कियों पे कम खर्च करते हैं, लड़कियों को उतना प्रोत्साहन नहीं देते, और समाज में हमेशा लड़कों की अपेक्षा लड़की को कम नापते हैं। तो इसके कारण होता क्या, अगर किसी परिवार के माता पिता की अगर यहाँ एक लड़की जन्म ले, तो वो बेटे के लालसा में कि बेटा हो, उसके हाल में जनसंख्या बढ़ते चल जाती है। तो जिसके कारण लिंग असमानता, यानी लिंग में जो असमानता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम समान अधिकार समाज में नहीं देते, इसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। आपके अगल बगल में कई ऐसे परिवार होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि बेटा के कारण कई बेटियां हो गई। तो इसके कारण लिंग अनुपात, लिंग में जो असमानता है, इसके कारण जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखना होगा, जिस दिन दोनों में समानता हो जाएगी उस दिन जनसंख्या का जो दर है वो घटेगा। तो चौथी बात है धर्म की विचारधाराएं। धर्म की विचारधारा यानी धार्मिक कारण। धर्म की विचारधारा का मतलब क्या? आप देखिए हमारे जो कंट्रीज़ हैं उसमें कई प्रकार के धर्म हैं, जैसे कि धर्म तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब कुछ धर्म ज़्यादा हैं। लेकिन हम हिंदू मुसलमान की बात कर लें, हिंदू में क्या है, हिंदू में क्या है कि वहाँ पे धर्म ये गवाही नहीं देता कि आपको इतने बच्चे पैदा करने या फिर इतने बच्चे आपके होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। लेकिन मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में ये नियम है, हम देखें कि वहाँ पर कहा जाता है कि ये जो है ये अल्लाह की देन है। वहाँ परिवार नियोजन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। वहाँ पे ये कहा जाता है कि जितने बच्चे हुए हैं अल्लाह की उतनी बड़ी मेहरबानी है। तो ये जो कंसेप्ट जो उनके धर्म में लिखा गया, इंसानों की गलती नहीं है, ये मुसलमानों की गलती नहीं है, ये इंसानों की गलती नहीं है, उनके धर्म में जो बात लिखी है शायद वहाँ कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि उनके धर्मों में ये बात कही गई है कि शायद जितने बच्चे पैदा होते हैं जिनसे उनका अल्लाह की मेहरबानी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये इंसानों का कोई दोष नहीं है, ये शायद धर्म की थोड़ी सी कमी है। लेकिन इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नागरिक हैं, हमें अर्थव्यवस्था को बचाना है। हमें कहने का मतलब है कि हमें अपने देश को बचाना है, प्राकृतिक भूगोल के अनुसार सोचना है, तो जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुशल प्रशासन के अभाव। 5वां नंबर, कुशल प्रशासन का मतलब कि सरकार की कुछ नीतियां भी जो हैं वो भी जनसंख्या को बढ़ावा देती है, बिल्कुल बढ़ावा देती है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नए सख्त आदेश नहीं निकाले जाते हैं जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। कुछ ऐसे प्रचार या कुछ ऐसी व्यवस्था या कुछ ऐसे नाटक या बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती क्लास में या स्कूलों में, कॉलेज में, विद्यालयों में, जिसके कारण बच्चों के पास ये अभाव होता है। और बच्चे इसके कारण, ये सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार नीति में नाकाम होगी। यहाँ पर तो वोट की बैंकिंग है हर जगह। क्षेत्र तो जातिवाद, कहने का मतलब जातिवाद हो गया, भाषावाद, क्षेत्रवाद हो गया, हर जगह तो ये है। ये इसके नाम पे, धर्म के नाम पे लड़के वोट ले लेते हैं, 5 साल अपना राज चलाते हैं, लेकिन जिसके कारण देश संकट में जाएगा, जिसके कारण ये पृथ्वी संकट में जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे हैं, भूकंप जैसे खतरे हैं, बाढ़ ऐसे खतरा हैं जो बढ़ती जा रही है आपदाएं, उस पर किसी को ध्यान नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे कितने हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूँ आज कि हमारे समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति कितने चयनित होते हैं। तो उन जो बैठे हैं टॉप मिनिस्ट्री में, उनका कोई दोष नहीं है, दोष आपका कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी क्या सोच है कि आपने ऐसे इंसान को चुन लिया। तो चलिए ये बात जो हम राजनीति में करेंगे, तब आपको मज़ा आएगा वहाँ पे समझने का कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हैं। 5वां है, छठी बात है सरकारी नीतियों का अभाव। सरकारी नीति का मतलब सरकारी कुछ नीतियाँ हैं, जैसे परिवार नियोजन के प्रति कुछ ना कुछ जागरूक इंसानों को करना चाहिए, या कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल बनाने चाहिए। तो इनके कारण सरकारी कुछ नीतियाँ जो नाकाम होती हैं, तो इनके कारण भी जनसंख्या का अभाव, यानी जनसंख्या जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये 6 जो पॉइंट्स है बेसिकली ये जनसंख्या को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये सब चीज़ें जो आपके अगल बगल में घूमती है और आपको भी पता है, तो आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है। लेकिन लिंग असमानताएं, धार्मिक विचारधाराएं और शिक्षा का अभाव, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग संसाधन के बारे में। थोड़ा मैं बेसिक क्लास दे रहा हूँ ताकि आपको जो 10th और 12th में जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ तो आपको बातें खटाखट समझ में आए कि नहीं अब बात समझ में आ रही है कि सर क्या पढ़ाने वाले थे। लिखा भाई संसाधन क्या है। देखिए आपके अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं जो जिसके
साथ आप जीवित रहते हैं या जो भी आपको मदद करती है जीवित रहने में, वो सारे संसाधन कहते हैं। यानी इंसान, वे समझ चीज़ें जो इंसान को जीवित रखती है और इंसान को जीवित रहने में उसकी सहायता प्रदान करती है, वो सारे संसाधन कहलाते हैं। कुछ भी, अगर मैं आज मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ये भी संसाधन है, मैक है मेरे पास वो भी संसाधन है, कॉपी पेन जो भी आपकी मदद करती हैं या जिसके सहारे आप जिंदा रहते हैं वो सारे संसाधन हैं। तो संसाधन वह है जो मानव को जीवित रखता है। यहाँ देखें आप, लिखा हुआ संसाधन वह है जो मानव को जीवित रखता है तथा मानव को जीवित रहने में उसकी सहायता प्रदान करता है, ये संसाधन कहलाता है। थोड़ा वीडियो ब्लैक हो रहा हो क्योंकि शाम का समय हो गया है, तो आप इससे निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो संसाधन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे संसाधन, मैंने कुछ बातों को समझाया है। संसाधन बेसिकली आप देखेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, संसाधन कई प्रकार के होता है। आपने 5 से 6 7 में पढ़ा भी होगा कि प्राकृतिक संसाधन में कई प्रकार होते हैं, अनवनीकरणीय, नवीनीकरणीय। तो उस पर मुझे अभी फोकस नहीं करना, मैं भी बेसिक क्लास ले रहा हूँ। तो प्राकृतिक संसाधन को इसलिए मैंने 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है प्राकृतिक संसाधन, संसाधन को मैंने 2 भागों में बांटा, एक है प्राकृतिक संसाधन और एक है मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, पहले बात समझ ले, बात क्लियर हो जाएगी आपको। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जैसे जो भगवान की देन है, जिस पे इंसान का कोई अधिकार नहीं है, जिसे इंसान कभी बना ही नहीं सकता। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो भी देख रहे हैं, ऑक्सीजन, वायुमंडल, पेड़ पौधे, सूरज का प्रकाश, ये धरती, ये हवाएं, जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। उसके बिल्कुल बगल में आ जाते हैं। जब मानव का विकास होना संभव हुआ तो मानव ने इस प्राकृतिक संसाधन के सहारे अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नई नई चीज़ों का निर्माण करना शुरू कर दिया। आप देखें अभी जो मेरे पास पेज है, ये भी किसी पेड़ को काट के बना होगा, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन बर्बाद करके बना होगा। आप जो कॉपी किताब इस्तेमाल करते हो किसी को पेड़ की लकड़ियों से ही बनता है। तो इनके लिए पेड़ का उत्पादन, यानी इनके लिए पेड़ की कटाई होती है। तो बेसिकली आप संसाधन को 2 भाग बांट सकते हो। तो कुछ ऐसे संसाधन जिसे इंसान ने बनाया है और कुछ ऐसे संसाधन जिसे कुदरत ने, भगवान की देन, इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की देन है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आएगी प्रकृति की क्या देन है। और आप जो पेन, कॉपी, कपड़ा जो भी खरीदते हैं, जो भी आप देखते हैं जो इंसानों ने बनाया वो मानवीय संसाधन, ये गाड़ी, ये घर, ये सब मानवीय संसाधन है। और ये प्राकृतिक संसाधन मतलब जिसे इंसान ने नहीं बनाया और ना ही कोई बना सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, आप नीचे मैंने लिख दिया है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है, यहाँ देखें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूरज का प्रकाश, खनिज, जल, पेड़, मृदा, हवा इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। इसे क्या इंसान बना सकता है? कभी नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पे देखिए मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मानव निर्मित संसाधन बनाए हैं। घर, कपड़ा, किताब, घड़ी, कागज़ आदि जो भी चीज़ें हैं, आपको मैंने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई कि नाम ही मानव निर्मित, मानव मतलब जिसने मानव ने बनाया हो, और प्राकृतिक संसाधन मतलब जिसे ईश्वर ने बनाया। बार बार कहते हैं भगवान, पढ़े लिखे इंसान भगवान विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं बता दूँ एक बात कि आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब हम बुरे वक्त में होते हैं सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि डरें। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि दुनिया में कोई भी है ना जो नहीं मानता भगवान को, वो भी भगवान से डरता है। क्यों डरता है? मैं पहले लेक्चर ख़त्म कर लूँ, उसके बाद एक छोटा सा बात बताऊँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और शायद मैं इसको पूरा ना कर पाऊँ, कंटिन्यू ना कर पाऊँ, इसलिए मैं पहले जो मैंने PDF बनाया उसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये बात समझ में आ गई प्राकृतिक संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है। उसके बाद हम आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको बात समझ कि प्राकृतिक संसाधन सीमित संसाधन है। मैंने लास्ट क्लास में भी लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मतलब कि लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित का मतलब क्या होता है कि जो एक बार खत्म हो जाए उसको दोबारा आप बना नहीं सकते, दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते आप। और उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन, एक असीमित संसाधन है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब कि एक बार खत्म हो गया फिर बन जाएगा। मेरा अगर कपड़ा अगर फट जाए तो मैं कल फिर ले आऊँगा, मैक अगर मेरा टूट जाए तो मैं कल फिर खरीद लूँगा। लेकिन जल एक बार बर्बाद हो जाए, ये प्रकृति पर्यावरण गंदा हो जाए, ये वायु प्रदूषित हो जाए, जल, तो एक उसको ठीक नहीं कर सकते आप। इम्पॉसिबल, आपके बस की बात नहीं है मानव। आप कितना भी विकास कर लें, ये आपके संभव की बात, ये आपके पहुँच से बाहर है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाएँ, प्रकृति पर कंट्रोल आपका नहीं हो सकता। हाँ, उसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो आप उसको अपने अनुसार यूज़ कर सकते, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष हैं ना। लेकिन जिस दिन कहर आएगा उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता। ए मानव, थोड़ा ये समझ में आ रहा है आपको? आपने विकास बहुत कर लिया, ठीक है, बहुत विकास कर लिया, 6G पे चलेंगे आप, 4G से 5G 6G। क्या कभी ये सोचा है कि ऊपर उड़ने वाले पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? धीरे धीरे पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? ये रेडिएशन की वजह से। खूब तो मज़े लेते हो, नीचे में नेट चलाते हो, लेकिन ऊपर में जो पक्षी जी रहे हैं उनको रेडिएशन की वजह से उनकी प्रजाति विलुप्त होते जा रही है। ये कौन सोचेगा? ये किसकी सोच है? ये कौन सोचेगा? हम नहीं सोचेंगे तो क्या वो कौन सोचेगा? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सीमित का मतलब कि प्राकृतिक संसाधन, सीमित संसाधन मतलब कि प्राकृतिक संसाधन अगर एक बार खत्म हो जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता।
वैसे ही अगर मानव निर्मित संसाधन अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा आप बना सकते हो या दोबारा उसको ला सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप सिंपल सी बात समझ में आ गए हो कि ये सीमित और असीमित का क्या चक्कर है, सिंपल सी बात है। अब एक मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर नोट में क्या बातें लिखी हुई हैं, प्राकृतिक संसाधन और यहाँ स्पष्ट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये मेरी अपने बनाए हुए नोट्स हैं। लिखा हुआ है इन दोनों संसाधनों में उल्टा समय होता है। यानी प्राकृतिक संसाधन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये प्राकृतिक संसाधन है, ये मानव निर्मित संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन दोनों में उल्टा समय, उल्टा का मतलब क्या, उल्टा का मतलब होता है कि अगर उल्टा जानते हैं ना, उल्टा अगर दो इंसानों में उल्टा संबंध, इसका मतलब एक रोएगा तो एक हंसेगा, एक दुखी होगा तो एक खुश होगा, उल्टा मतलब। यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी कि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सिंपल सी बात है। अब पहले मैं पिलपिल लास्ट क्लास, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास पे चलता हूँ। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक बार बताई थी, याद आपको कुछ याद होगा तो मैंने आपको एक बार बताया था कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के बीच मैंने संबंध बताया था आपको। कहने का मतलब ये नहीं बताया था मैंने कि जो भी मानव निर्मित संसाधन हैं वो प्राकृतिक संसाधन से बचते हैं। ये पेड़, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ये पेज जो देख रहे हैं, कॉपी किताब के पास जो भी है, रबड़ जो देखते हैं आप, ये कपड़ा मेरे पास जो है, ये मेरे घर के जो फर्नीचर्स हैं, कोला पीते हो आप, फैन वगैरह, जो भी चीज़ देखते हैं आप, ये किसी न किसी प्राकृतिक संसाधन को बात करके बना होगा। तो यानी कि जितनी ज़्यादा, मैं इसी पेज की बात करूँ, कॉपी पेज की लाओ, जितना अधिक आप कॉपी पेन बनाओगे, कॉपी स्केन नहीं, कॉपी किताब बनाओगे, प्राकृतिक संसाधन उतना क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा, पेड़ कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप घटेगा। और अगर प्राकृतिक संसाधन को बचाने की आप कोशिश करोगे, यानी पेड़ को काटने की कोशिश कम करोगे, तो मानव निर्मित संसाधन घटेंगे, यानी इतना पेज कॉपी बनेगा नहीं। सिंपल सी बात है, एक बढ़ई अगर काम कर रहा है, अगर आपने पलंग बनाने का काम दिया उसे, तो जितना अधिक वो पलंग बनाएगा, यानी जितना अधिक मानव निर्मित संसाधन वो बनाएगा, प्राकृतिक संसाधन उतना घटेगा, यानी पेड़ पौधे उतने घटेंगे। और अगर पेड़ पौधे को बचाओगे तो मानव निर्मित संसाधन घटेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फर्नीचर के सामान से वो घटेंगे, क्योंकि पेड़ कटने नहीं दोगे आप। तो दोनों में देखिए, दोनों मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू हैं, विकास भी करना है, प्राकृतिक संसाधन को बचाना भी है। विकास को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आपने ये देखा कि आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, और अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए आपको विकास करना होगा। और भूगोल में हम ये समझते हैं कि अब विकास कर रहे हैं, ठीक है, विकास कीजिए, लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाइए। दोनों बातें आपको ये चैप्टर, ये अर्थशास्त्र कहता है कि विकास करो, आगे बढ़ो, और भूगोल कहता है कि इतना मत आगे बढ़ो कि मुझे ही बर्बाद कर दो, प्रकृति को ही बर्बाद कर दो, ताकि तुम जी ही नहीं पाओ। ठीक है। और नोट नंबर इस आपको पता लग गया होगा आपको कि उल्टा संबंध क्या है। उल्टा का मतलब जान गए ना, कि एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन को बढ़ाएंगे तो मानव निर्मित संसाधन घटेगा, और मानव निर्मित संसाधन को अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, घटेगा। अब आपको बात पता लग गई होगी। लिखा हुआ दूसरा, इन दोनों संसाधनों को बढ़ाने के लिए सतत विकास की अवधारणा को अपनाना होगा। हम बार बार शुरू क्लास से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा करना है, अगर दोनों में उल्टा संबंध ना हो, सीधा संबंध, दोनों बढ़े तो या दोनों घटे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सतत विकास की अवधारणा को, यानी नव निश्चयवाद की अवधारणा को अपनाना होगा। यानी प्राकृतिक संसाधन घटे भी ना और विकास भी ना रुके, यानी इकोनॉमिक्स भी अपना काम करे और भूगोल भी अपना काम करे। लेकिन ये संभव बहुत ही कम है, लेकिन चलना होगा, कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसके वजह से ये दोनों रास्तों के बीच एक नया रास्ता निकले, जिसमें प्राकृतिक संसाधन भी बचे रहें और विकास भी होते रहें। देखिए, इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा, मैं कहने वाला था कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी स्मार्ट क्यों ना बन जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से देख ही रहे हैं आप, अमेरिका एक ऐसा देश जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में, हर चीज़ के मामले में नंबर 1 देश है। आज उसकी हालत लगभग लाख आदमियों की जो जान वहाँ पे जा चुकी है, क्योंकि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, उस बीमारी से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। और ऐसी हज़ारों बीमारियाँ पैदा होगी, ऐसी हज़ारों बीमारी इसलिए, महामारी इसलिए पैदा होगी कि हमने आज अपने प्रकृति के साथ खेलना शुरू कर दिया है। हम प्रकृति को अपने अनुसार नचाने लगे हैं, तो बीमारी तो पैदा होगी। पहले प्रकृति हमारे हिसाब से चलती थी, प्रकृति कहने को सॉरी, हम प्रकृति के अनुसार चलते थे, तो दुनिया बची हुई थी, दुनिया सेफ थी। ठीक है। तो इंसान कितने भी समझदार आप बन जाओ, आप भूकंप को आने से नहीं रोक सकते। हाँ, उनकी जानकारी आप जरूर पता लगा सकते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, ये बाढ़ का आना, ये सूखा का आना, ये वर्षा चक्र का ना चलना, ये सब इंसान तेरी कमी है, ये हमारी कमी है। हमारे वजह से इंसान, साइंस कितना भी आगे बढ़ ले, इंसान की उम्र नहीं बढ़ा सकता। इंसान, साइंस कितना भी आगे हो जाए, बीमारियों से इंसान को नहीं बचा सकता।
हम विकास के दौर में इतने आगे निकल गए हैं कि हम बीमारी की दवाई बना सकते हैं, लेकिन बीमारी से बचने का रास्ता नहीं निकाल सकते। इम्पॉसिबल, कोई नहीं निकाल सकता। अब मैंने बताया था आपको कि बीमारी से दवाई खा के रहना ये महानता नहीं है, बीमारी से बचना महानता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने डेवलप, कहते हैं ना, कितना भी आप डेवलप कर लो, मैंने बार बार कह रहा हूँ, कितना भी डेवलप, उम्र नहीं खरीद। पहले जब समाज डेवलप नहीं था, हम विकास नहीं करते थे, तो इंसान 100 साल 125 साल जीता था, लेकिन अब आधी उम्र हो गई है। इंसानों का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया थी उनकी, यानी उनके जो अंदर की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी बीमारियों से लड़ने की, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ विकास के दौर में इतने आगे हम चले गए हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इतने आगे चले गए हैं कि हमने सब चीज़ बर्बाद कर दिया, खो दिया सब चीज़। एक जहर खा रहे हैं, जहर खा के कितना दिन जीवित रहोगे? करो विकास की रेट लगाओ, कितना विकास करोगे? 4G से तो काम चलता नहीं, 6G लाना है, 7G लाना है। 1000 पक्षी की प्रजाति को आप खत्म कर दो, खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। चील देखे विलुप्त हो गए, गिद्ध विलुप्त हो गए। धीरे धीरे जो भी हाई टॉप क्लास के जो उड़ने वाले, जो ऊपर में अधिक ऊंचाइयों पर जो जीव पक्षियाँ उड़ते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन में वो जी नहीं सकते। तरंग उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। 4G में यह हाल है, 5G 6G में क्या हाल होगा? तो जी, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर मानव ही रहना चाहिए, आपसे अच्छे तो डायनासोर थे। कम से कम उनका ये व्यवहार था, उनकी ये अपनी मानसिकता थी कि हम एक जानवर हैं, हमको खाना है, तो वो उसी पे कंसंट्रेट करते थे। लेकिन आप कुछ अलग टाइप के हैं, हम कुछ अलग टाइप के हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, किसी का भी फ़ायदा नहीं। तो वही बात है, सिक्के के दो पहलू हैं। हमें विकास को भी नहीं रोक सकना, विकास को भी हम नहीं रोक सकते। हमको तो विकास करना ही है। अब विकास को रोकने के साथ साथ हम प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी को नहीं रोक सकते, इम्पॉसिबल। ओजोन परत में छेद हो चुकी है, आपको पता है, प्रदूषण के कारण। एसीओ में हम घूमते हैं, लेकिन एसीओ से फ्रीज से निकलने वाला जो धुआं होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका क्या निदान है? कितने ये पेड़ बेचारे, ये असहाय पेड़ कितने आपके लिए लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे आपके लिए? एक तो उनको बर्बाद करते हो, लगाते नहीं हो, कितने कब तक लड़ेंगे आपके लिए? तो चलिए, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और मेरी एक यही कोशिश है कि दोनों अर्थव्यवस्था को भी समझें, यानी मानव का विकास, लेकिन ज्योग्राफी को भी समझें कि ज्योग्राफी क्या है। क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी में दोनों सबसे अगर इंपॉर्टेंट है ना, तो ज्योग्राफी है। अगर ये पृथ्वी ही नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे, तो क्या होगा विकास का? क्या होगा इन कपड़ों का? क्या होगा मोबाइल का? कभी किसी इंसान को दुर्घटना से मरते देखा है? मैंने कई इंसानों को देखा है जो भर जिंदगी पैसा पैसा करते, लेकिन किसी कारण अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो पैसा उनके लिए कोई काम नहीं आता। सोचिए, अगर दुनिया एक दिन इतनी भयंकर संकट में चल जाए, ऐसी महामारी और कहीं जन्म ले ले, तो दुनिया को तो विनाश होना, फिर क्या करोगे आप विकास करके? ये तो पता लग गया होगा ना, कितना भी विकास कर लो आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते। बहुत विकास कर लिया, महामारी के कोई उपाय है? कोविड-19 का कोई उपाय नहीं है। घर में बंद हैं, अर्थव्यवस्था संकट में, सब चीज़ संकट में। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझें, कितना भी विकास कर ले, मानव प्रकृति से नहीं बच सकते। और दुनिया को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ, किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि दुनिया को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इस मानव का होगा, और होगा। बहुत जल्दी पृथ्वी तबाह होगी। पृथ्वी को तो एक ना एक दिन बर्बाद होना ही है, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है कि पृथ्वी को हम कितने लंबे समय तक चला सकें। ये भगवान ने जो हमको दिया है, उसको कितने लंबे समय तक हम रख सकें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। ज्योग्राफी हमें यही ज्ञान देता है। एक बेसिकली बात है, ज्योग्राफी हमें डराता है, और हमें डरना चाहिए, क्योंकि सच्चाई दिखा के डराना एक महान बात है। तो सच्चाई आपको ज्योग्राफी दिखाता है, आईना आपको दिखाता है। अगर आईना देख के भी अपनी सूरत को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर आपका कोई मतलब, कहने का मतलब है, हम मानव प्रजाति का कोई उद्धार करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। ठीक है, विकास करें, विकास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन को बचा के करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और ज्योग्राफी के जो भी टीचर्स होते हैं, उनकी भी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि ज्योग्राफी क्या है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ज्योग्राफी। इसे आप आर्ट ना समझें, इसे एक साइंस का भाग समझे, विज्ञान का एक भाग समझे, जो सच्चाई की ज्ञान दे, सच्चाई की बताता है आपको। और आपको ये सच्चाई जाननी चाहिए, हर इंसान को जाननी चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि हम किस लिए जिंदा है। ठीक है, तो जो 12th क्लास होगी, तो उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं टॉपिक बाय टॉपिक चलूँगा। अभी मैं बेसिक क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, और कल जो होगा वो एक जो राजनीतिक शास्त्र का बेसिक क्लास नंबर 1 चालू होगा। अब 7 क्लासेस होगी, 3 क्लासेस मैं दूंगा बेसिक क्लास से, किसमें, राजनीतिक शास्त्र में। तो हो जाएंगे टोटल 10 क्लास से। 10 क्लास के बाद आपका सेपरेट वीडियो बनना चालू हो जाएगा, 10th क्लास का अलग और 12th क्लास का अलग। लेकिन ये अगर बेसिक आपको तैयार रहेंगे, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी आपको जो मैं पढ़ाऊंगा खटाखट आपको समझ में आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपके बेसिक क्लास अगर कंप्लीट नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में। आप ज्ञानी बनने के लिए पढ़ें यार, ज्ञानी पास एग्जाम में पास। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, तो कोई पास हो जाएगा,
लेकिन ज्ञानी बनने के लिए पढ़े, ताकि पता लगे कि आप शिक्षित हैं। कोई इंसान आपसे बात करे तो आपको लगे कि सामने वाले को लगे कि यार इसके पास ज्ञान है, इसके पास शिक्षा है, पढ़ाई वो करनी है आपको। क्योंकि ज्ञानी इंसान के पास हमेशा रह जाता है, बाकी कुछ इंसान के पास नहीं रहता है। ये सब बदलते चल जाते हैं दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन ये ज्ञान जो है वो मरते दम तक आपके पास रहती है। तो ज्ञानी बने, इसके लिए आपको सही ज्ञान रखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, आज के लेक्चर को आप समझ गए होंगे। और मैं आपसे ये दुआ करता हूँ, भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप लोग घर पर सुरक्षित रहें और प्रकृति के प्रति आप जागरूक रहें, उनसे अपनी दोस्ती करें। तो हम मिलते हैं अगले अपने लेक्चर नंबर 8 में कल। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।